वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं नवंबर मंथ के नीट की टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें हमारे दो चैप्टर हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन है और दूसरा थर्मोडाइनेमिक्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, विच रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स नहीं माना जाएगा। ओके, सिंपल कंडीशन में रेडॉक्स में दो तरह के रिएक्शन का समाविष्ट होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसका बढ़ जाना, रिडक्शन यानी कि उसमें कम हो जाना। तो हम देखें बार बार सभी एग्जाम्पल को, तो सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसमें जो बी का ऑक्सीडेशन स्टेट बेरियम का +2 है, Cl का -1 है, सोडियम का +1 है, यहाँ पे सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन का -2 है। वहीं प्रोडक्ट की ओर देखें तो बेरियम का +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, सोडियम +1, क्लोरीन का -1। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, यानी कि ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा। इसी वजह से हमारा ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट वन सवाल में दे रखा है 47 नंबर का सवाल। ऑन द बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन the coefficient A, B, C are found to be respectively। हमें फाइंड करना है A, B और C, जो रिएक्टेंट में दे रखे हैं वही। और सेकंड वन यहाँ तो मैच हो रहा है कि प्रोडक्ट में भी A, B और C दे रखा है। ओके, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस करें तो देखिए हमें क्या दे रखा है, Cr2O7 - 2 है, Cr2O7 - 2 प्लस SO3 - 2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cr3 प्लस में। ओके, 2Cr है तो 2Cr3 प्लस प्लस SO4 - 2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से कन्वर्ट हो रहा है +3 में। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। एक Cr में 3 का चेंज है, यानी कि 2 में 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। वहीं यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यानी कि यहाँ पे चेंज ऑक्सीडेशन हो रहा है और चेंज 2 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3SO4, तो SO3 - 2, और ये भी हो जाएगा 3SO4 - 2। ओके, अब मुझे चार्ज इक्वल करना है, तो यहाँ पे -2 और -6 टोटल मिला के -8 हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल +6 और -6, यानी कि ये तो 0 हो रहा है। यानी कि मुझे एसिडिक मीडियम में, क्योंकि मुझे H+ दे रखा है, तो चार्ज इक्वल करने के लिए H+ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इस तरफ 8H+ को ऐड कर लूँगा। क्लियर। ओके, अब मेरे को ऑक्सीजन इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4H2O ऐड कर लूँ मैं, 4H2O। ओके, तो अब देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है। यहाँ पे जो बोला है उसको मैं मेंशन कर लूँ कि यहाँ पे हमें क्या क्या बोला है कि भैया ये Cr के आगे जो ये A है, SO3 के आगे जो B दे रखा है, H+ है वो C है। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर ये बन सकता है 1, 3 और 8। आंसर बन जाएगा 1, 3 और 8। नेक्स्ट वन सवाल नंबर देखते हैं 48। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन में मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि एक मेटल दूसरे मेटल का डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन माना जाएगा। सेकेंड वन रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्रोमियम का डिस्प्लेसमेंट एल्यूमिनियम से हो रहा है, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट Fe से हो रहा है, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा Cr2O3, 2Al gives Al2O3 + 2Cr में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेटल का। ओके, और लास्ट वन जो है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो आंसर हमारा बन जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दे रखा है,
व्हाट इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन का +1, यानी कि 4 हाइड्रोजन है तो +4, तो कार्बन हो जाएगा -4। वही अगर क्लोरीन के साथ अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा +4। तो यहाँ से -4 से बन रहा है +4, यानी कि ऑप्शन हमारा 49 में हो जाएगा चेन्नई। 15 नंबर के सवाल में हमें दे रखा है व्हेन न्यूट्रल और फाइनली अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड आयन इज कन्वर्ट इनटू आयोडेट IO3-। नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जब आप इक्वेशन को बैलेंस करें तब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे अभी क्या है, तो KMnO4 है मेरे पास, तो मैं लिखूँ MnO4- आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Mn+। ओके, यहाँ पे न्यूट्रल बोला है तो Mn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है आयोडेट में IO3- में। तो इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करूँ तो देखिए यहाँ पे Mn1 है तो Mn1 है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज हो रहा है वो फाइंड कर ले, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कितना चेंज हो रहा है वो फाइंड कर ले। तो यहाँ पे +7 से कन्वर्ट हो रहा है +4 में, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ये -1 से कन्वर्ट हो रहा है +5 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा 2MnO4 और 2Mn+4। ओके, अब मुझे चार्ज इक्वल करना है तो यहाँ पे टोटल चार्ज है -3 और यहाँ पे टोटल चार्ज है 4 to 8, 8 से -2 यहाँ से बन जाएगा +7। ओके, तो मुझे टोटल H+ ऐड करने पड़ेगा 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10H+। ओके, तो मुझे यहाँ पे H2 ऐड करने पड़ेंगे 5H2O। ओके, आंसर तो हमारा पहले से बन चुका है क्योंकि हमें तो पूछा एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन तो कितने हो रहे हैं 6। ओके, और इक्वेशन भी हमारा बैलेंस हो ही गया। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी 50 में एक्सचेंज नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन मिल जाएगी हमें 6। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 51। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन Cr2O7-2। तो आप अगर फॉर्मूले से निकाले तो भी मिल सकता है और स्ट्रक्चर से निकाले तो भी आपको मिल सकता है। जैसे कि 7 ऑक्सीजन है तो ये मिल के हो जाएगा -40 में से -2 चला जाएगा तो -12, -12 के 2 पार्ट्स में इससे कर लो तो ये हो जाएगा +6 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा +6। In standardization of Na2H2O3 using K2Cr2O7 by iodometry, the equivalent weight of K2Cr2O7। तो आयोडोमेट्री में क्या होता है, K2Cr2O7 is converted into Cr+3। तो मैं Cr को इक्वल करूँ, ये 2 Cr है तो इसको 2 कर दूँ, तो यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है +6 में से +3 में, तो एक में 3 का चेंज आ रहा है तो 2 Cr में 6 का चेंज आएगा। तो हम मानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या चीज़ होती है, तो भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो, और रिडक्शन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं वो। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं 6, तो यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा 6, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा E इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड 6। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53। 53 में हमें क्या दे रखा है, तो 53 में बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ H2O2। H2O2 के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि इट एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। तो देखिए हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मॉडरेट है तो वहाँ से वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। यानी कि H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1 है तो वहाँ से वो 0 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। यानी कि H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा 53 में इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 54। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आई इन H4IO6-
H4IO6 माइनस में मुझे बोला है कि भाई आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो मैं फार्मूले से इसका निकाल दूँ तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 4 हाइड्रोजन प्लस 1 आयोडीन प्लस 6 ऑक्सीजन और कुल मिला के हो रहा है -1। अब मैं वैल्यू पुट करूँ, हाइड्रोजन का +1 माने +1 आयोडीन का x हो जाएगा, फाइन करना है तो 6 और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 4 + x -12 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x -8 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा ओके, ये -1 है, ये -1 और ये -1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 + 8, यानी कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा +7 आयोडीन का। आयोडीन का H4IO6 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +7। नेक्स्ट वन दिया है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द CH2O इज ओके। तो CH2O का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है वो हो जाएगा -2, 2 हाइड्रोजन है वो मिलके बन जाएंगे +2। आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अब थोड़े बहुत सवाल आप यूं ही फाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा 0, ओके। और अगर आपको CH2O का स्ट्रक्चर देख के पता करना है तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हुआ करता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस बॉन्ड की वजह से कार्बन हमारा क्या हो जाएगा +2, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से -1, इस बॉन्ड की वजह से -1, तो टोटल हो जाएगा 0। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दे रखा है, व्हेन KMnO4 is reduced with oxalic acid in acidic medium the oxidation number of Mn change from। तो हमें मालूम है कि भाई एसिडिक मीडियम में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और ये कन्वर्ट होता है MnO4 माइनस से Mn+2 में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में कन्वर्ट होता है। तो +7 से ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, ओके। तो नेक्स्ट वन सवाल है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द Na2S4O6, ओके। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे फाइंड करना है Na2S4O6 में। तो वही बात, अगर फॉर्मूला लगाए तो भी आप निकाल सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम स्ट्रक्चर से फाइन कर ले तो सल्फर बॉन्डिंग सल्फर और सल्फर, इस तरीके से चारों सल्फर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और यहाँ पे जो टर्मिनल सल्फर है उसके साथ 2 डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा रहता है। तो ये क्वेश्चन आमतौर पे इस तरीके से बन सकता है कि आपको ये स्ट्रक्चर दे दे और किसी भी एक सल्फर को स्टार करके आपको बोले इसका क्या होगा, लेकिन अभी तो हमें फॉर्मूले से फाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए इन 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0, इसका भी हो जाएगा 0। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5 और इसका भी हो जाएगा +5, यानी कि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है +10 और 4 सल्फर है। तो यहाँ से हो जाएगा 2.5, यानी कि 5/2 इसे लिख सकते हैं हम। तो इसका आंसर बन जाएगा 5/2, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट वन हमें बोला है IO3 माइनस प्लस I माइनस प्लस B प्लस CH2O DI2 ABCD रिस्पेक्टिवली। हमें फिर से वही ढूंढना है कि ABCD क्या होगा, मतलब उसके कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो देखिए हमें बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के दोनों तरीके आते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप बैलेंस करेंगे इक्वेशन तो आप ABCD फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर से इक्वेशन को बैलेंस करें तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि मेरे पास है IO3 माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी ये रिएक्ट कर रहा है I माइनस से, एसिडिक मीडियम है H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ से प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है H2O और प्लस बन रहा है I2, ओके। और प्लस यहाँ पे बन रहा है I2, मैं इसे इस तरीके से लिख दूँ, I2 बन रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ये -1। अब दोनों में क्या हो रहा है कि वो I2 में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये +5 से 0 में जा रहा है, तो ये रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। अब अगर ऐसा रिएक्शन है तो उसके इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने आपको तरीका बताया है कि भाई जो एक ही कंपोनेंट है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको 2 बार लिख दे आप।
तो देखिए अब बैलेंस इक्वेशन करने के लिए मैं इस तरीके से लिखूँ IO3 माइनस प्लस I माइनस गिव्स I2 प्लस I2। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या हो गया रिएक्शन, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या हो गया रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन। I2 2 है तो इसको 2 में कर दो। ओके, अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है +5 से 0। तो एक आयोडीन में कितना चेंज आ रहा है 5 का, तो 2 आयोडीन होंगे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। यहाँ पे एक में 1 का चेंज आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो यहाँ पे 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 2 और 5 10 हो जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब मुझे चार्ज इक्वल करना है, तो यहाँ पे टोटल माइनस चार्ज है -12। ओके, और यहाँ पे 0 है टोटल चार्ज। तो मुझे एसिडिक मीडियम है तो मुझे H+ ऐड करना पड़ेगा 12H+। तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा 6H2O। अब देखिए इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सबसे बढ़िया बात अब ये होगी कि हम ABCD भूल ना जाए। इसको A बोला है तो देखिए यहाँ पे I वाले को A बोला है, H+ को B बोला है, H2O के सामने जो कोफिशिएंट है उसको C बोला है, और I2 के सामने जो है इसको D बोला। तो अब आप ये दो I2 को मिला सकते हैं, 5 और 1 6I2 लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो देखिए कोफिशिएंट में ABCD लिखूँ तो इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा I- की ओर 10 हो जाएगा, फिर B मुझे मिलेगा 12, फिर ये हो जाएगा 6 5 और 6, और ये भी हो जाएगा 6। क्लियर। अब क्या देखा, तो अभी ऑप्शन में तो ये चीज़ है नहीं, तो उसको हाफ कर दिया, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 3, और ये भी मिल जाएगा 3। तो मेरा आंसर यहाँ से बन जाएगा 5 6 3 3। ओके, चलो नेक्स्ट वन सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज। कौन से दो कंपाउंड है जो एक ही साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तब देखिए अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों रिएक्शन नहीं कर सकते। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा मुझे, तो ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ वही तो था कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट FeCl3 में, FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्शन नंबर ए जो +3 है, और Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि Fe रिडक्शन हो जाए +2 में और इसका ऑक्सीडेशन हो जाए Sn+4 में, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, रिएक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट वन, अभी मुझे बोला है सेकंड ऑप्शन में HgCl2 और दूसरा है SnCl2। तो अब देखिए Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2, Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2, Hg यहाँ से कन्वर्ट हो सकता है Hg2Cl2, यानी कि Hg+1 में कन्वर्ट हो सकता है, खुद का रिडक्शन हो जाएगा, तो ये Sn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये दोनों भी साथ नहीं रख सकते। तो देखिए अभी ऑप्शन बचा सी, कि जिसमें FeCl2 है तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और SnCl2 तो उसमें भी Sn का ऑक्सीडेशन +2 है। तो देखिए ये भी ऑक्सीडेशन पाना चाहता है और ये भी ऑक्सीडेशन करना चाहता है, तो दोनों अगर ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो दोनों रिएक्शन नहीं कर पा सकते एक दूसरे के साथ। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये चेन्नई। ओके, लास्ट में भी ये रिएक्शन हो सकता है, Fe+3 से कन्वर्ट हो सकता है +2 में, यानी कि खुद का रिडक्शन हो सकता है, और I- कन्वर्ट इनटू I2 ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो 659 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। चलो नेक्स्ट वन सवाल दिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4- रिक्वायर्ड टू द ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। कितने मोल चाहिए 1 मोल फेरस ऑक्सलेट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, KMnO4 की कितने मोल चाहिए। तो मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसका इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, तब किस तरीके से रिएक्शन होता है, किसके कितने मोल रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन आमतौर पे तो आपको याद रह जाएगा, अगर याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि MnO4- ऑक्जेलेट आयन के साथ C2O4- के साथ रिएक्शन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में,
और ऑक्जेलेट को कन्वर्ट कर देगा CO2 में। अब मैं इसको बैलेंस करता ही जाऊँ तो देखिए यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। ओके, Mn कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये कार्बन जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4 हो रहा है, तो 2 कार्बन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसे 1 से, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10 CO2। ओके, अब देखिए ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक बात है। चलो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए अगर 5 मोल को ऑक्सीडाइज करना है तो कितने मोल चाहिए, 2 मोल। तो 5 को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 मोल चाहिए। अब बैलेंस इक्वेशन आगे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से आंसर बन रहा है। तो 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल चाहिए, तो 2/5 यानी कि हो जाएगा 0.4 मोल। ओके, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.4 मोल दिल्ली। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देख लेते हैं। 61 नंबर का जो सवाल, 61 नंबर के सवाल में क्या दे रखा है, इन CO2 नेचर ऑफ द ऑक्सीजन स्पीसीज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीजन की बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, ओजोनाइड है। तो देखिए अभी क्या बोला है कि भाई CO2 में वो किस नेचर में है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो ये तो फिक्स है कि ये अल्कली मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 है। तो ये O2 क्या हो जाएगा, माइनस। तो O2 माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये एक बात तय हो गई। और अगर O2 माइनस है तो उसे हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा सुपर ऑक्साइड और -1/2। ओके, चलो नेक्स्ट वन 62 क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, इन रेडॉक्स टाइट्रेशन इंडिकेटर यूज आर सेंसिटिव टू चेंज इन pH ऑफ द सॉल्यूशन। और सेकंड वन कंडीशन में बोला इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन द इंडिकेटर यूज आर सेंसिटिव टू चेंज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, दोनों उल्टा दे रखा है कि अगर मुझे बात भाई रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है, तो उसमें मुझे क्या चाहिए, सेंसिटिव इंडिकेटर चाहिए। इस रिएक्शन के लिए मुझे इंडिकेटर चाहिए, तो वही इक्विवेलेंट पॉइंट को मुझे दिखाएगा। और अगर एसिड बेस है तो उसमें मुझे pH चाहिए। तो दोनों में उल्टा दे रखा है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 63, एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो फेमस सवाल है कि फ्लोरीन है जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं शो कर सकता, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग आयन कैन डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। कौन से डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन दे सकते हैं, तो हमें मालूम है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मॉडरेट होगा वो दे सकते हैं। जैसे कि आयोडीन का यहाँ -1 जो सबसे लोवेस्ट है, क्लोरीन का यहाँ पर +7 जो सबसे हाईएस्ट है, तो ये नहीं दे सकता। नाइट्रोजन का यहाँ पर +4, तो ये हाईएस्ट +5 में भी जा सकता है और लोवेस्ट में -3 में भी जा सकता है, तो ये दे सकता है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। HNO2 में नाइट्रोजन का हो जाएगा +3, तो ये भी दे सकता है। Cu का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये नहीं दे सकता। और Cu+, तो वहाँ से 0 भी जा सकता है और +2 भी जा सकता है, तो ये दे सकता है। तो CDF हमारा आंसर बन जाएगा CDF। 64 में आंसर हो जाएगा CDF। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर, molecular weight of Cu2s is metal in the following reaction, its equivalent weight is m/x, what is x? ओके, देखिए अभी जो सवाल आया इक्विवेलेंट वेट का, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइड एन फैक्टर। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, x यानी कि n फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मुझे Cu2s के बारे में पूछा है, तो Cu2s में क्या हो रहा है, तो Cu2s में ये कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 में और उसका एक एटम कन्वर्ट हो रहा है SO2 में। तो यहाँ पे देखिए Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +1 है। ओके, +1 से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। तो एक मोल में 2 Cu, तो एक में कितना चेंज आया, 2 का, सॉरी एक में 1 का चेंज आया, तो 2 में कितना चेंज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का।
तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब सल्फर की बात करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो भाई यहाँ पर है -2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +4 में। कितना चेंज आ रहा है, -2 से 4 यानी कि 6 का। ओके, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो रहे हैं, 2 + 6 यानी कि 8। ओके, तो यहाँ पे हमारा n फैक्टर हो जाएगा 8। ओके, क्योंकि ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो गेन हो रहा है या लूज हो रहा है उसको निकाल के हम फाइंड करते हैं उसका n फैक्टर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 66। ओके, अब थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। द स्पीसीज विद बाय डेफिनेशन हैज 0 स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज। ओके, तो देखिए फॉर्मेशन एंथैल्पी के बारे में हम क्या बोलते हैं कि द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस इन फॉर्मेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन of 1 bar pressure and 298 Kelvin. The standard enthalpy of formation for any element in its most stable form under standard condition is defined as 0. अगर उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म स्टैंडर्ड कंडीशन में बन रहा है तो उसका जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होगा उसको हम 0 मानते हैं, लेकिन बनना चाहिए उसका स्टैंडर्ड स्टेट। तो देखिए ब्रोमीन कौन सा स्टैंडर्ड स्टेट होता है, लिक्विड। Cl2 का तो गैस सही है, H2O लिक्विड होना चाहिए, और ये कंपाउंड से, सॉरी इसका फॉर्मेशन एलिमेंट से मतलब प्रॉपर एलिमेंट से नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा Cl2। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमोसफियर टू 10 एटमोसफियर। ओके, यहाँ पे क्या बोला, रिवर्सिबल आइसोथर्मिक रिएक्शन है, आइसोथर्मल रिएक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क फाइंड करने के लिए, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू W रिवर्सिबल, और आइसोथर्मल रिएक्शन के लिए, आइसोथर्मल रिएक्शन के लिए -2.303 RT/ln P, आप बोल सकते इनिशियल अपॉन P फाइनल, P इनिशियल अपॉन P फाइनल बोल सकते हैं इसको। ओके चलो, P इनिशियल अपॉन P फाइनल में बोल दो, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ओके, अब मैं वैल्यू पुट कर दूँ इसका, तो ये हो जाएगा -2.303 क्रॉस कितने मोल दे रखे हैं, 1 मोल, 1 मोल। आर का वैल्यू मुझे कैलोरी में दे रखा है 2, टेम्परेचर मुझे 298 केल्विन दे रखा है, और ये हो जाएगा log 20/10। ओके, तो यहाँ से बन जाएगा -2.303 क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 298। ओके, यहाँ से हो जाएगा log 2, और log 2 का वैल्यू हो जाएगा 0.3010। ओके, 3010। ओके, तो यहाँ से आंसर बनेगा मेरा 413.4 कैलोरी। ओके, और मुझे ऑप्शन में भी कैलोरी में ही ढूंढना है, तो ये हो जाएगा -413.14 कैलोरीज। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देख ले। 68 नंबर का सवाल क्या दे रखा है, हमें मैच करना है दोनों प्रोसेस और उसके कंडीशन को। यहाँ पे फर्स्ट वन बोला गया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो देखिए अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अगर आइसोकोरिक रिएक्शन है तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अगर आइसोबारिक रिएक्शन है तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और अगर एडियाबैटिक रिएक्शन है तो उसमें हीट का एक्सचेंज 0 हो जाएगा, नो हीट एक्सचेंज। ओके, तो बस उसी तरीके से ऑप्शन को मैच कर दें हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन बन जाएगा 1 2। ओके, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, T कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा A में। ओके, चलो आइसोकोरिक रिएक्शन उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा B। ओके, चलो आइसोबैरिक रिएक्शन उसमें प्रेशर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा C। ओके, और ये बचा D, तो ऑप्शन मैच करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा चेन्नई। चलो नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे डिसऑर्डरनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। तो सिंपल तो ये बोलते हैं हम कि अगर मोल बढ़ रहा है गैसियस के तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी,
लिक्विड से गैस हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब अल्टीमेटली डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ रहा है तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा। तो देखिए फर्स्ट वन कंडीशन में क्या बोला है, लिक्विड एवापोरेटेड टू वेपर, ओके, तो उसमें एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। 69 नंबर के सवाल में लिक्विड एवापोरेटेड टू वेपर, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड lowered to 130 केल्विन टू 0 केल्विन, ओके, एंट्रोपी इंक्रीजेस बोला है। तो इस रिएक्शन में भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ओके यहाँ पे इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस है, ये हो जाएगा एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो किस में एंट्रोपी कम हो रहा है, तो ये टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, ओके। तो आंसर हमारा बन जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम। ओके यहाँ पे ठीक ठाक है सब कुछ, देखिए ऑप्शन उस तरीके से दे रखे हैं हमें, ये इंक्रीजेज ही है, लेकिन कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो फाइन करना है। ओके हमें लगा कि भाई अगर इंक्रीजेज है तो सभी में इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो ठीक बात है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, सी में भी इंक्रीज हो रहा है और डी में, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए सी डी। ओके तो यहाँ से आंसर बन जाएगा हमारा बॉम्बे। ओके चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक ठाक ही था। चलो नेक्स्ट वन सवाल 70 नंबर का, उसमें क्या दे रखा है, विच अमाउंट द फॉलोइंग ऑप्शन इन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इंटरनल एनर्जी। ओके एंथैल्पी और एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का चेंज किस फार्मूला से आप दे सकते हैं, तो ये तो फार्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बन जाएगा बॉम्बे 17 में। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एन assertion and A and other is labeled reason. Assertion an equation delta G reaction minus NF in not cell, sorry E cell, value of delta G depend on N। ओके यहाँ पे बोल रहा है कि डेल्टा जी का वैल्यू एन पे डिपेंड करेगा। सेकंड वन, ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 71 में। तो ठीक बात ही है कि भाई डेल्टा जी एन पर डिपेंड करता है। ओके डेल्टा जी अगर एन पर डिपेंड करता है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, और डेल्टा ई जो एन पर डिपेंड नहीं करता तो ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारा आंसर बन जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, और दूसरा एक्सप्लेनेशन भी सही जा रहा है। ओके चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग पी वी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। ओके तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि P वर्सेस V के कर्व में वर्क डन हम फाइन करते हैं P वर्सेस V के ग्राफ से कि एरिया अंडर द कर्व। ओके तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में एरिया अंडर द कर्व बहुत ज़्यादा है तो यहाँ वर्क ज़्यादा होगा। ओके तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे E। PV ग्राफ एरिया अंडर द कर्व प्रेजेंट मैग्नीट्यूड वर्क एज इट मैक्सिमम ग्राफ 1 में ही हो रहा है। ओके चलो नेक्स्ट वन, which of the among the following the correct option for the right relationship between Cp Cv and mole of ideal gas। ओके Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R, ये तो फेमस फार्मूला है भैया। 74, for the irreversible expansion of ideal gas under isothermal condition the correct option is। ओके आइसोथर्मल कंडीशन है यानी कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर आइसोथर्मल रिएक्शन है तो उसमें एंट्रोपी का जो टोटल चेंज है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके तो यहाँ से कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एंट्रोपी में जो चेंज है ना वो पॉजिटिव होगा, सभी आप जान सकते हैं कि एंट्रोपी में चेंज है वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए वो नॉन ज़ीरो हो जाएगी। ओके तो यहाँ से आंसर बनेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए, और एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, तो डेल्टा यू 0 एंड डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन बन जाएगा हमारा चेन्नई। ओके क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 75, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके हमें पूछा है कि इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है कि जो मोल पर डिपेंडेंट नहीं है, तो देखिए एंथैल्पी एक्सटेंसिव है
टेम्परेचर इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है और ये इंटेंसिव है। मुझे तो दोनों इंटेंसिव चाहिए। इसमें भी वही बात, ये इंटेंसिव है, एंथैल्पी और वॉल्यूम में दोनों इंटेंसिव है, और यहाँ पे टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा कि टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, यानी कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी कि पाथ फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड करता है। तो मालूम है वर्क, बाकी सभी स्टेट फंक्शन माने जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन जो करेक्ट है वो इंटरनल एनर्जी, वर्क और एंथैल्पी का एक्सप्रेशन बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 में। ओके, तो 77 में ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू जितना होगा। ओके, तो ऑप्शन चेन्नई बनेगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, ओके, जो इंटरनल एनर्जी अभी हमें बात की कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 79 में दे रखा है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल एन आइडियल गैस फ्रॉम 10 atm टू 1 atm। प्रेशर 10 atm से 1 atm हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, और 300 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पे कितना वर्क हो रहा है वो फाइंड करना है। तो यह कंडीशन हो जाएगी W इज इक्वल टू -2.303 nRT log एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। ओके, अब फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट कर ले मैं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा -2.303। एक मूल दे रखा है, R का वैल्यू कैलोरी में 2 हो जाएगा, टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, और लोग इनिशियल प्रेशर 10 atm है और लास्ट में फाइनल प्रेशर 1 atm है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँ तो ये W मुझे मिल जाएगा, W इज इक्वल टू 1381.8। ओके, 79 में हमारा आंसर बन जाएगा 1381.8 कैलोरी। चलो नेक्स्ट वन कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 80। In closed insulated container, a liquid is straying with the pedal in increasing its temperature. In this process, will the following is true? Okay. एक सिस्टम क्लोज कंटेनर है, उसमें आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट ना तो उसमें लीव हो सकती है और ना तो हीट उसमें एंटर हो सकती है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब मैं फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का लगाऊँ, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E या फिर डेल्टा U, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस क्या हो जाएगा, W। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू W। तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा डेल्टा E W नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा E W नॉट इक्वल टू 0 बट Q इज इक्वल टू 0। ओके, आंसर बनेगा चेन्नई। नेक्स्ट वन, 81 नंबर का सवाल। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 4 ml टू 6 ml अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm। तो मुझे कितना वर्क डन हुआ है वो जूल में फाइंड करना है। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है वो गैस का, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ओके, P एक्सटर्नल जो दे रखा है मुझे 3 atm दे रखा है, तो ये हो जाएगा -3, ये एक्सटर्नल प्रेशर है -3, और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है 6 ml टू 4 ml। ओके, तो ये हो जाएगा -3, ये बन जाएगा 2, आंसर मिलेगा -6। ओके, अभी मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर दूँ तो 1.101 क्रॉस 32 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर बन जाएगा -608 जूल। ओके, वर्क डन मुझे मिल जाएगा तो -608 जूल। चलो क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सर्टेन टू रिजल्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कौन सा जो पेयर है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फेवर करेगा। तो देखिए हमारे पास जो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी फाइंड करते हैं वो डेल्टा G से फाइंड करते हैं कि अगर डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव बन रहा है तो रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके, अभी क्या कंडीशन है
कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना है तो मुझे डेल्टा जी का वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव। ओके ओके, यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। एंट्रोपी का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इन सब की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है तो नेगेटिव, माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव। तो इन सबको मैं मिलाऊँ तो ये आंसर मुझे नेगेटिव मिलेगा। यानी कि ये कंडीशन ऐसी बनी है कि जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव बन रहा है तो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा चेन्नई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। एंट्रोपी बढ़नी चाहिए और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इन 30 किलोजूल पर मोल एंड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज 75 जूल मोल इनवर्स केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एट 1 atm, 1 atm पे मुझे बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। मुझे एंट्रोपी दे रखा है और मुझे एंथैल्पी भी दे रखा है। तो हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है कि एंट्रोपी डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल अपन क्या कर लूँ मैं, टी। मुझे टी फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी एस एंट्रोपी में चेंज। तो यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल क्या कितना दे रखा है, 30 किलो जूल, 30 क्रॉस 10⁻³ जूल। ओके, एंट्रोपी में चेंज कितना आ रहा है, 75 जूल मोल केल्विन, जूल मोल इनवर्स केल्विन का। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना बन रहा है टेम्परेचर का, 400 केल्विन। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 84। 84 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा एच एफ जीरो। फॉर्मेशन एंथैल्पी कौन सी है, देखिए फॉर्मेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन आगे भी हमने बात की और फिर से एक बार दोहराते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो देखिए H2 स्टैंडर्ड स्टेट है, F2 स्टैंडर्ड स्टेट है, उसमें से 1 मोल HF बन रहा है। तो इस रिएक्शन से हम फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन हमारा 84 में हो जाएगा बॉम्बे। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 85। 85 में क्या दे रखा है, फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच 35.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस 83.6 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट डेल्टा एच एंड डेल्टा एच डू नॉट वरी विथ टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच और डेल्टा एच की वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है तो किस टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। देखिए वही फॉर्मूला में लगाऊँ कि भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब कंडीशन मेरी है कि मेरे को डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो मैं ऐसा मान के चलूँ कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो मैं इसको जीरो मान के चलूँ तो जो टेम्परेचर मुझे मिलेगा उससे मैं ज़्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाऊंगा, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। अब मुझे टेम्परेचर फाइंड करना, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। वैल्यू में पुट कर दूँ, डेल्टा एच का वैल्यू 35.5 क्रॉस 10⁻³ और डेल्टा एस का वैल्यू मुझे दे रखा है 83.6। यहाँ से आंसर हमारा बन रहा है 425 केल्विन। ओके, तो अब देखिए एक बात तय है, यहाँ इस टेम्परेचर पर डेल्टा जी का वैल्यू कितना है, 0। लेकिन मुझे अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करवाना है, और एक बात ये भी हो गई कि टेम्परेचर 425 केल्विन मिला, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसे स्पॉन्टेनियस करने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा टेम्परेचर 425 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 425 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन। In conversion of limestone to lime CaCO3 CaO plus CO2, the value of delta H for delta H and delta S की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमें एज्यूम डेल्टा एच और डेल्टा एच डू नॉट चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर अबव द विच कन्वर्जेशन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम विल स्पॉन्टेनियस। ओके, उसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है कि भाई किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, और यहाँ पे मुझे वही टेम्परेचर फाइंड करना है कि जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो वही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कि मैं डेल्टा जी को 0 मान लूँ। ओके, चलो दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच 0 माइनस टी डेल्टा एस 0। ओके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होनी चाहिए 0 से कम। तो यहाँ से मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इसका वैल्यू भी 0 से कम ही हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0, और ये 0 से वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं टेम्परेचर को फाइंड करूँ तो टेम्परेचर का वैल्यू इन दोनों के डिवाइडेशन से ज़्यादा होना चाहिए, डेल्टा H0 अपॉन डेल्टा S0। चलो मैं वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए 179.3 क्रॉस 10⁻³ ओके, डिवाइड में कर लूँ 160.2, तो टेम्परेचर मुझे मिल रहा है 1117.9। ओके, तो ये बात तय होगी, इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। अगर आपको कैलकुलेशन इजी करना है तो ये ज़ीरो मान के जो आगे के सवाल में किए उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो टेम्परेचर मेरा 1117.9 से भी ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1118, इस टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, इस रिएक्शन के दौरान एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो रहा है, मतलब कि डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है। तो डिसोसिएशन ऑफ CaSO4 CaO इंटू SO3, तो इसमें तो गैस के मोल बढ़ रहे हैं क्योंकि CaSO4 कन्वर्ट हो रहा है CaO प्लस SO3 में, ये गैस के मोल बढ़ रहा है, तो इसमें तो एंट्रोपी बढ़ने वाली है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस यानी कि CO2 सॉलिड से मैं उसका सब्लिमेशन करवाऊँ तो ये हो जाएगा CO2 गैस। तो अब कंडीशन क्या हुई कि इस रिएक्शन के दौरान भी डिसऑर्डरनेस बढ़ा, यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट वन ऑप्शन में मुझे दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, यानी कि I2 सॉलिड होता है, ये कन्वर्ट में कर दूँ उसको पानी में डिसोल्व करके, तो ये हो जाएगा I2 एक्वस। तो यहाँ पे भी सॉलिड से लिक्विड यानी कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। लेकिन सिंथेसिस ऑफ एमोनिया फ्रॉम N2H2, एमोनिया बनाने का N2 और H2 से रिएक्शन करवाओ 3H2, तो यहाँ से बन जाएगा 2NH3। तो यहाँ पे गैस के मोल कितने हैं 4, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 2, यानी कि गैस के मोल कम हो रहे हैं, इसका मतलब डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है, यानी कि एंट्रोपी कम हो जाएगी, यानी कि उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन आइडियल गैस। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें कंडीशन हो जाएगी कि डेल्टा U इज इक्वल टू -W। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस क्या हो जाएगा W। ओके, अब मैं अगर साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो उसमें डेल्टा U क्या होगा 0 और Q क्या होगा -W। अगर मैं आइसोथर्मल रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें क्या होगा डेल्टा U इज इक्वल टू 0 और Q क्या हो जाएगा -W। अब मैं अगर एडियाबेटिक रिएक्शन की बात करूँ तो इसमें Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा W। और आइसोथर्मल रिएक्शन की बात करें हम तो उसमें W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी आइसोकोरिक रिएक्शन की बात करें, आइसोकोरिक रिएक्शन की अगर बात करें मैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा Q। ओके, तो इन सभी वैल्यू से आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा गलत आ रहा है, तो ये कंडीशन बन रही है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U इज इक्वल टू -W होना चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U इज इक्वल टू W होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -W दे रखा है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट। ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U -W नहीं होता, डेल्टा U इज इक्वल टू एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U इज इक्वल टू W हो जाएगा। ओके, डेल्टा U इज इक्वल टू W एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 89, द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। ओके, कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखिए डेल्टा G और K हम स्पॉन्टिनिटी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है डेल्टा G0 इज इक्वल टू 2.303 RT log K। अब यहाँ पे आप मान सकते हैं कि अगर K का वैल्यू 1 से ज़्यादा और G का वैल्यू नेगेटिव है तभी हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो फॉर्मूला हमें याद है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा G0 इज इक्वल -2.303 RT log K। ओके, अब क्या कंडीशन है, ठीक है, मेरा डेल्टा G नेगेटिव है
डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, तो के एक से ज़्यादा होगा, के की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी। अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो है तो के इज इक्वल टू वन होगा। अगर डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव है तो के का वैल्यू एक से कम हो जाएगा। ओके, तो ये तीन तो सही है। अब कौन सा यहाँ पे गलत दे रखा है? तो देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रही है कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव और के का वैल्यू भी एक से कम, ना ये नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट वन सवाल। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन a gas 300 Kelvin expand from 0.1 liter to 0.25 liter against the constant pressure 2 bar. The work done by the gas. ओके, बाय द गैस है तो जो वर्क है वो नेगेटिव आने वाला है, वो बात तो तय हो गई। तो अब यू ऑप्शन से जाए तो आंसर एक ही बन रहा है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन कर ले। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मुझे वर्क डन बाय द सिस्टम फाइंड करना है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 डेल्टा V। पी एक्सटर्नल मुझे दे रखा है 2 बार, और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है 0.25 ml और ये 0.1 ml। यहाँ से हो जाएगा -2 0.25 माइनस 0.1 यानी कि 0.15, तो यहाँ से हो जाएगा -0.30 बार इंटू लीटर। ओके, क्योंकि मुझे वॉल्यूम लीटर में दे रखा है। अभी मुझे W फाइन करूँ मैं, तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा -30 जूल। ओके, तो हमारा आंसर बन जाएगा अहमदाबाद ए, -30 जूल। चलो थैंक यू।